प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे हैं राज्य के उद्देश्य। मैं अशोक छाछिया, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, LBS राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली में आज BA पार्ट 3 ईयर का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं, जिसमें से इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे राज्य के उद्देश्य एवं कार्य। अरस्तु के अनुसार राज्य का महान उद्देश्य वाला समुदाय है। इसका उद्देश्य केवल जीवन संभव बनाने की परिस्थितियां देना, रक्षा करना अथवा न्याय देना मात्र नहीं है, अपितु इन कार्यों के अतिरिक्त शुभ जीवन अर्थात अच्छा जीवन देना है। अरस्तु का प्रसिद्ध कथन है, राज्य केवल जीवन के लिए ही नहीं अपितु शुभ जीवन के लिए भी अस्तित्व में है। संक्षेप में अरस्तु के अनुसार राज्य का उद्देश्य है नैतिक जीवन उपलब्ध कराना। अरस्तु ने राज्य के उद्देश्य के अनुसार ही राज्य के कार्य क्षेत्र वाला कार्यों का विवरण भी किया है। राज्य का प्रमुख कार्य है शुभ जीवन के मार्ग की बाधाओं को हटाना और शुभ जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियों की व्यवस्था करना। इस प्रकार राज्य 2 प्रकार के कार्य करता है, एक सकारात्मक तथा दूसरा नकारात्मक। प्रथम कार्य के द्वारा राज्य व्यक्ति को परस्पर अपराध करने से रोकता है, न्याय करता है, शांति तथा सुरक्षा देता है। राज्य का नकारात्मक वाला कार्य उस वातावरण को उत्पन्न करना है जो व्यक्ति के सद्गुणों की वृद्धि में सहायक हो और उसे नैतिक या शुभ जीवन देना हो का उद्देश्य हो। अरस्तु का मत है कि राज्य के कार्यों द्वारा नागरिकों को वह सब कुछ प्राप्त होता है जो उसके लिए आवश्यक है। अरस्तु के अनुसार यदि राज्य का पूर्ण विकास होता है तो स्पष्ट है उसमें व्यक्ति का भी पूर्ण विकास होता है। एक विकसित नगर राज्य में व्यक्ति को प्रत्येक वस्तु प्राप्त होती है, यथा जीवन की रक्षा, समाज, नैतिकता तथा आत्मनिर्भरता भी उत्पन्न होती है। अरस्तु की राज्य की अवधारणा की आलोचना, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत की आलोचना, राजनीतिक जीवन की उपेक्षा। देखिए बच्चों, अरस्तु ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में केवल समाजशास्त्रीय पक्ष का उल्लेख किया है। वह राज्य को परिवार, ग्राम जैसी सामाजिक संस्थाओं से विकसित संस्था मानता है। उसने राज्य की उत्पत्ति के आवश्यक शक्ति एवं राजनीतिक चेतना जैसे राजनीतिक तत्वों की उपेक्षा की है। नेक्स्ट है प्रथम सामाजिक संगठन परिवार नहीं है। अरस्तु ने राज्य की उत्पत्ति के विवरण में पुरुष प्रधान पितृसत्तात्मक परिवार को सबसे पहली सामाजिक इकाई बताया है, परंतु आलोचकों का मत है कि राज्य की सबसे पहली इकाई समूह थी और एक लंबी सामाजिक प्रक्रिया के बाद ही उस परिवार की स्थापना हुई जिसे अरस्तु सामाजिक जीवन की प्रथम इकाई मानता है। तीसरा है बच्चों विवरण में अंतर्विरोध। अरस्तु एक और तो बताता है कि ग्राम नामक समुदाय से राजा का पद था, यानी ग्राम नामक जो समुदाय था उसमें भी राजा का पद होता था और वह ग्राम का प्रबंध करता था, किंतु दूसरी ओर वह एक राजनीतिक संगठन नहीं मानता, अपितु बताता है कि ग्रामों के समूह के विकास द्वारा राज्य नामक राजनीतिक संगठन की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से उनकी बातों में विरोध दिखाई देता है। राज्य की प्रकृति एवं विशेषताओं की आलोचना। राज्य एक सावयव नहीं है। अरस्तु ने राज्य को एक सावयव तथा व्यक्ति को राज्य का अंग बताया है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। व्यक्ति की चेतना राज्य से अलग एवं स्वतंत्र है, वह राज्य रूपी शरीर का अंग मात्र नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने व्यक्ति को बच्चों यानी राज्य का एक अंग बताया है, जबकि राज्य और व्यक्ति में अलग होता है। राज्य के अपने कर्तव्य हैं, व्यक्ति के अपने। राज्य व्यक्ति से पूर्ववर्ती नहीं है। बच्चों, अरस्तु ने यह भी बताया था कि राज्य व्यक्ति से पूर्व होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अरस्तु ने राज्य को व्यक्ति से पहले का बताकर राज्य के महत्व एवं अधिकारों में अनुचित वृद्धि की है। इससे राज्य साध्य और व्यक्ति साधन बन जाता है।
आलोचकों के अनुसार व्यक्ति के लिए राज्य बना है, अतः व्यक्ति से पहले राज्य की धारणा उचित नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों, राज्य विवेक की उत्पत्ति नहीं है। न केवल राज्य की उत्पत्ति अपितु राज्य को बनाए रखने के लिए भी शक्ति के तत्व का महत्व है। अतः राजनीतिक यथार्थ की दृष्टि से यह कहना उचित नहीं है कि राज्य की उत्पत्ति विवेक से हुई है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आधुनिक युग की दृष्टि से आलोचना। अरस्तु ने नगर राज्य को सर्वाधिक उपयुक्त राजनीतिक संगठन माना है, जो आधुनिक युग की दृष्टि से एकदम अमान्य है। उसके साथ ही उसने राज्य को स्वयं में पूर्ण तथा आत्मनिर्भर संस्था माना है, किंतु वर्तमान अंतर्राष्ट्रीयता के युग में उनकी इन मान्यताओं को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार आधुनिक युग में राज्य की सर्वोच्चता को भी विभिन्न आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। वस्तुतः अरस्तु ने नगर राज्य की जिस अवधारणा को प्रस्तुत किया है वह तत्कालीन यूनानी राजनीतिक सामाजिक संस्कृति के अनुरूप ही है और आधुनिक युग में यह अमान्य धारणा है। उसकी यह धारणा आलोचना के योग्य है और गैर यूनानी जातियाँ यानी बर्बर जातियाँ जो थी, असभ्य जातियाँ थी, जो उनका राज्य नहीं होता था। नेक्स्ट है बच्चों, राज्य के कार्यों की आलोचना। अरस्तु ने राज्य के कार्यों का जो विवरण दिया है वह प्लेटो की तुलना में अधिक यथार्थवादी है, किंतु वह विवरण व्यापक एवं यथार्थवादी होने के बावजूद बहुत स्पष्ट नहीं है। अरस्तु ने राज्य के कार्यों को अनिवार्य एवं वैकल्पिक ऐच्छिक वर्गों में विभाजित नहीं किया है। उसके अलावा उसके राज्य को अनेक ऐसे कार्य सौंपे हैं जो वास्तव में समाज के कार्य हैं। यद्यपि आधुनिक युग में अरस्तु की राज्य की धारणा की पर्याप्त आलोचना की जा सकती है, किंतु राजनीतिक विचारों के विकास में उसका अनुपम योगदान है। उसने एक और तत्कालीन यूनान में सोफिस्टों द्वारा राज्य के बारे में पैदा की गई भ्रांतियों का अंत किया और दूसरी ओर प्लेटो को अति आदर्शवादी राज्य की धारणा का भी खंडन किया। यदि आधुनिक दृष्टि से उसकी राज्य संबंधी अवधारणा में कोई दोष है तो उसका मूल कारण यही है कि अरस्तु अपने युग की यूनानी नैतिक मान्यताओं से प्रभावित था, किंतु उसका महत्व यह है कि उसने अपने युग के संदर्भ में अपने दृष्टिकोण को यथासंभव यथार्थवादी व वैज्ञानिक बनाने का प्रयत्न किया, यानी बनाए रखा। तो इस तरह से बच्चों आज हम राज्य के उद्देश्य यथार्थ राज्य के कार्यों की आलोचना कर चुके हैं। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक होगा उसको अगले ही उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अर्थात यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू।